गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक जानेंगे। केमिस्ट्री में हमें टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। फिर सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना, क्लास 9th में भी कुछ इस संरचना के बारे में पढ़े होंगे, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, ये चैप्टर 10th में पढ़े हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसको भी यहाँ पढ़ाया जाएगा। चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बंधों की संरचना के बारे में 9th में कुछ पढ़े होंगे, बैलेंसी, आयनिक बंध, उपसंयोजी बंध। फिर 5वां चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं। इसमें हम गैस और द्रव 2 अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था सेकेंड ईयर में पढ़ना है, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6वां चैप्टर है ऊष्मागतिकी, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर 7वां चैप्टर है साम्यावस्था, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन 8वां चैप्टर है, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हाइड्रोजन 9वां चैप्टर है, इससे हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। और यस ब्लॉक के तत्व, इसमें 2 ग्रुप है, एक क्षार धातु में, एक क्षारीय मृदा धातु में। एक इसको फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं, इसको सेकेंड ए ग्रुप में रखा गया। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व 11वां चैप्टर है। इस चैप्टर में टोटल 6 वर्ग हैं, वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक, जिसमें हमें केवल वर्ग 13 और 14 पढ़ने हैं, बाकी हमारे सेकेंड ईयर में है वर्ग, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला चैप्टर है कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत तकनीक। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी। अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे बंध टूटते हैं, कैसे नए बंध बनते हैं, इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। ये हाई स्कूल में थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा गया था। फिर लास्ट चैप्टर पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, इससे 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्रदूषण से कैसे अम्ल वर्षा होती है, उसमें कौन कौन से रसायन पाए विद्यमान हैं, फिर ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीज़ें का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये बच्चे सेल्फ अध्ययन भी कर सकते हैं। अब हम चैप्टर शुरू करेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। पहला चैप्टर है, 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। क्वेश्चन इसमें पहला टॉपिक, सबसे पहले हम जाने कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे बताया गया है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संघटन मतलब कंपोजिशन, गुणों, संरचना तथा उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें पदार्थों के संघटन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों। अब रसायन विज्ञान की परिभाषा रोअल्ड हॉफमैन के अनुसार क्या होती है, इन्होंने क्या दिया। एक वैज्ञानिक हैं रोअल्ड हॉफमैन, इन्होंने बताया रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, निम्नवत हैं जो यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। सेंटर में हमने लिखा है रसायन विज्ञान। फर्स्ट कार्बनिक रसायन, इसकी इंग्लिश होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड अकार्बनिक रसायन, इसकी इंग्लिश होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर फोर्थ है विश्लेषिक रसायन,
एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर फिफ्थ है जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री, सिक्स्थ है औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और सातवां देखें बच्चों कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि में भी रसायन का बहुत महत्व होता है। और लास्ट सबसे महत्व रसायन औषध रसायन मेडिसिनल केमिस्ट्री इसको कहते हैं। आज हमें व्हाट्सएप पे वीडियो के द्वारा आना पड़ा है। सभी बच्चे जानते हैं कि इस समय देश कोरोना नामक वायरस की महामारी से गुजर रहा है, इसलिए ये वीडियो हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए। अब बच्चों अब इसमें हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य की प्रकृति क्या होती है, द्रव्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम द्रव्य के बारे में जानें। इसकी इंग्लिश होती है मैटर। जो स्थान घेरता है, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है या पदार्थ कहलाता है। हम उठा के देख लें, हमारे पास घरों में बहुत चीज़ें मिलती हैं द्रव्य के उदाहरण के लिए। जैसे कि हम ईंटा देख लें, ठीक, हमारे अगल बगल पत्थर मिल जाएंगे, लकड़ी के सामान मिल जाएंगे, पानी है घरों में, ये सारी चीज़ें द्रव्य होती हैं। द्रव्य की जो भौतिक अवस्था होती है उसके भौतिक अवस्था के आधार पे द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ठोस। बच्चों इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे लोहा, बर्फ, लकड़ी, पत्थर आदि। ये ठोस में जो इनके मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। इसको कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है वो बहुत कम होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके अणु बहुत ही पास पास होते हैं, एकदम सटे होते हैं। इनके बीच अणु की जगह न होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा द्रव और ठोस गैस से कम होती है। सेकंड, द्रव अवस्था जो होती है इसमें आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है वो उस पात्र जैसा हो जाता है जिसमें उसको रखा जाता है। जैसे हम 1 लीटर पानी ले लिए और 1 लीटर पानी को हम क्या करें, 1 लीटर के बॉटल में रखें, 2 लीटर के बॉटल में रखें, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा, जो जगह घेरेगा आयतन सेम हो गया, लेकिन जो उसका आकार होगा वो 1 लीटर में जाएगा तो 1 लीटर का आकार लेगा, 2 लीटर में आएगा तो उस हिसाब से जगह लेगा। इसका उदाहरण हम जल, दूध, ग्लिसरीन, तेल आदि। इसमें जो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी होती है वो ठोस की तुलना में कुछ अधिक होती है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ठोस और यहाँ पे देख रहे हैं द्रव। इनकी अणुओं की बीच की दूरी बहुत कम है, इनके अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी दूर दूर है। और दूर दूर होने के वजह से कि द्रव के जो अणु हैं, अवयव कण हैं, उनकी गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा इसका आता है गैस। इसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, लेकिन उस पात्र के आयतन जितने तथा उस पात्र के आकार जैसे हो जाते हैं जिसमें उसे रखा जाता है। वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अमोनिया गैस। इसमें जो अणु आवयी कणों की दूरी होती है वो ठोस, द्रव और गैस, ठोस और द्रव की तुलना में काफ़ी दूर दूर होते हैं। यही कारण है कि इनके अणु की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, यानी ठोस और द्रव से अधिक होती है। इसी चीज़ को यहाँ पे नोट करके बताया गया है। ठोस में अवयवी कणों के मध्य की दूरी द्रव और गैस से कम होती है, जिससे इनके बीच गतिज ऊर्जा कम होती है। दूसरा पॉइंट नोट में दिया गया है, द्रव में अवयवी कणों के मध्य दूरी ठोस से अधिक और गैस से कम होती है, जिससे इनकी गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक और गैस से कम होती है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, गैस में अवयवी कणों के मध्य की दूरी ठोस और द्रव से अधिक होती है, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। लास्ट पॉइंट बच्चों
बहुत ही महत्वपूर्ण है। पदार्थों में ये तीनों अवस्थाएं होती हैं वो एक दूसरे में परिवर्तनीय होती हैं। जैसे ठोस है, ठोस को अगर हम गर्म कर दें तो वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को अगर हम गर्म कर दें तो गैस में बदल जाएगा, गैस को अगर हम ठंडा कर दें तो वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को ठंडा कर दें तो ठोस में बदल जाएगा। इसी क्रम में द्रव्य का वर्गीकरण लिया गया है। टॉपिक ये भी है कि मैटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो बच्चों सारणी में नीचे देखें क्लासिफिकेशन दिया गया है, दिखाया गया है। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा गया है द्रव्य, अर्थात उसकी इंग्लिश होती है मैटर। इसको दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को प्योर सबस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, और मिश्रण को मिक्सर कहते हैं, सब बच्चों को मालूम है। अब ये शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व को तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। हाई स्कूल में आपको धातु, अधातु, उपधातु के बारे में पढ़ाया गया होगा। बच्चों मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सर और हेट्रोजीनस मिक्सर। अब अध्ययन करते हैं हम तत्व के बारे में। क्या तत्व है? तत्व वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा अपने से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं। सीधा सीधा परिभाषा है बच्चों। तत्व वे पदार्थ हैं जो सामान्य भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा अपने सरल पदार्थों में विभाजित नहीं होते, यानी इनको बांटा नहीं जा सकता है और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं। जैसे लोहा, कॉपर, ऑक्सीजन। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला धातु, मेटल, दूसरा अधातु, नॉन मेटल, तीसरा उपधातु, मेटलाइट्स। अब यहाँ पे बच्चों नोट करके एक पॉइंट हमने लिखा है, धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु के सममांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाते हैं। धातु और अधातु दो या दो से अधिक अगर हम मिला रहे हैं, उनका अगर सममांगी मिश्रण बन रहा है तो वो पदार्थ जो बनेगा, वो जो धातु बनेगा, वो क्या कहा जाएगा? मिश्र धातु कहा जाएगा। अब इसी क्रम में दूसरा खंड था उसका यौगिक। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं, जिनसे उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात नियत रहता है। बच्चों अगर कोई यौगिक बन रहा है तो उसमें जो तत्वों का रासायनिक संयोग होगा, उनके जो अवयव होंगे, उनका जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। और इनके जो गुण होंगे, यौगिक का जो गुण होगा अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न भी होगा। जैसे कि यहाँ देखा है, एग्जाम्पल में देखें, जल। जल एक यौगिक है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। इसके मतलब जल के जो गुण हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु सदैव दो संबंधी एक के अनुपात मिलते हैं, मतलब दो हाइड्रोजन एलिमेंट हैं और एक ऑक्सीजन एलिमेंट हैं। इसी क्रम में आगे मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। मिक्सचर वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्य के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कराते हैं। किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, यहाँ कोई नियत अनुपात नहीं होगा, ये इनके अनुपात में कोई भी निश्चितता नहीं होगी। जैसे हम चीनी नमक को मिला सकते हैं, नमक पानी को मिला सकते हैं, चीनी पानी को मिला सकते हैं, लकड़ी के बुरादे लोहे के कणों के मिश्रण को मिला सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार आते हैं। अगर हम चीनी नमक को मिलाएंगे तो विषमांगी मिश्रण होगा, दोनों के अलग अलग दिखाई देंगे। अगर हम चीनी पानी को मिलाएंगे तो सममांगी मिश्रण होगा। सममांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होगी? जिस मिश्रण में किसी भी भाग का संघटन मतलब कंपोजिशन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, सममांगी मिश्रण कहलाता है। सममांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। फिर विषमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि लकड़ी के बुरादे और लोहे के कणों को मिला दिया जाए, दोनों के मिश्रण क्या होंगे? अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर कल। धन्यवाद।